हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अंजलि अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार यूनिट 5 के मैथिली सरल गुप्त का संपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगी और अपने अगले वीडियो में भारत भारती और साकेत के नवम सर्ग के बारे में हम जानेंगे। आज हम मैथिली सरल गुप्त के बारे में जानते हैं। मैथिली सरल गुप्त मैथिली सरल गुप्त जिनका जीवन परिचय सबसे पहले पढ़ेंगे हम। मैथिली सरल गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी बुंदेलखंड में 3 अगस्त सन 1986 ईस्वी को गहोई वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण तथा माता का नाम काशीबाई था। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इनका जन्म और कहाँ पे हुआ था और गहोई वैश्य परिवार भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन रहे हैं आजकल। पिता उदार मना वैष्णव भक्त सुकवि संगीतज्ञ छंद शास्त्र के ज्ञाता और साहित्य प्रेमी थे, यानी उनके पिताजी भी साहित्य प्रेमी थे, उनको वसीयत में मिला है। कनक लता नाम से काव्य रचना भी करते थे। कौन करते थे? उनके पिताजी करते थे। मैथिली सरल गुप्त 5 भाइयों में तीसरे स्थान पर थे। उनके छोटे भाई सियाराम सरल गुप्त भी एक अच्छे साहित्यकार थे। मतलब 5 भाई थे और उसमें मैथिली सरल गुप्त कौन से स्थान पे थे? तीसरे स्थान पे। और उनसे छोटे जो भाई थे सियाराम सरल गुप्त, वो भी एक साहित्यकार हैं। मैथिली सरल गुप्त के कई नाम रहे हैं। पहले इनका नाम लाला मदन मोहन रखा गया, किंतु पिता ने इनका नाम बदलकर मिथिलाधिप नंदन शरण रखा। मतलब इतना कठिन नाम रख दिए कि हम कैसे ही पढ़ेंगे उसको। कहा जाता है कि विद्यालय में नामांकन के समय रजिस्टर में उनका पूरा नाम नहीं आ सका, अतः नाम को पुनः बदलकर मैथिली सरल गुप्त रखा गया। इतना ही नहीं, स्वयं मैथिली सरल गुप्त ने भी अपने जीवन काल में कई नए नाम रखे। मतलब उन्होंने स्वयं भी अपना नाम रखे हैं। सबसे पहले पिता के उपनाम कनकलता रखे के आधार पर अपना स्वर्णलता रखकर छप्पे की रचना की। स्वर्णलता रखकर छप्पे। युवावस्था में ऋषिकेश नाम रखा। मधुप नाम से भी रचनाएं की। नित्यानंद तथा भारतीय नाम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविताएं लिखी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविताएं लिखी। रसिकेंद्र, ये पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना। रसिकेंद्र नाम से कौन रचनाएं करते थे? तो मैथिली सरल गुप्त नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। एक बार सरस्वती पत्रिका में इसी नाम से कविताएं लिखकर भेजी थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि अब रसकेंद्र बनने का जमाना लद गया। ऐसा मैथिली सरल गुप्त के बारे में उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि उनकी कविताएं वापस भी कर दिए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत हटके थे, वे हमेशा सही बात बोलते थे। गुप्त जी की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने हेतु भेजे गए। गुप्त जी के पिता का उद्देश्य बेटे को पढ़ाकर डिप्टी कलेक्टर बनाना था, यानी पिताजी ही चाहते थे कि मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बने। किंतु गुप्त जी तो पढ़ने में आलसी थे। पिता ने उनको वापस घर बुला लिया। गुप्त जी को कवि बनना था, शायद इसीलिए किसी भाषण में उन्होंने कहा था, मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया है कि लोग ही मुझे पढ़ें। आपने कितनी बड़ी बात बोले थे उन्होंने। कहा जाता है कि पिता ने इनके एक छंद को पढ़कर आशीर्वाद दिया था कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा। यह अक्षरशः सत्य हुआ।
गुप्त जी ने घर पर खूब स्वाध्याय किया। पंडित राम स्वरूप शास्त्री ने संस्कृत व्याकरण पढ़ा। श्री दुर्गा दत्त पंत जी और पंडित अयोध्यानाथ जी से संस्कृत के बृहत्त्रयी और लघुत्रयी तथा बहुत से श्लोक पढ़े और सुने। मुंशी अजमेरी इनके बचपन के मित्र थे। इसको भी ये भी एक बार आ चुका है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं लेकिन आ चुका है। मुंशी अजमेरी इनके बचपन के मित्र थे। किसके मित्र थे आप लोगों को पता ही होगा। जिनके प्रभाव से इनके काव्य संस्कारों का विकास हुआ। गुप्त जी बांग्ला का भी अध्ययन किए तथा संगीत के प्रति भी गहरी अभिरुचि रखते थे। गुप्त जी ने 3 शादियां की थी। बताओ। प्रथम शादी 9 वर्ष की उम्र में 5 वर्ष के बाद घर आई तथा 1904 में प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी हो गुप्त जी के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। गुप्त जी के चाचा भगवान दास ने सन 1905 में दूसरी शादी करा दिए, किंतु करीब 8 वर्षों के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस पत्नी से उनकी 2 संतानें भी थी, किंतु दोनों की बाल मृत्यु हो गई। तीसरी शादी में गुप्त जी ने 1914 में सरयू देवी से शादी की। सरयू देवी से गुप्त जी को 9 संतानें हुई। बाप रे। किंतु आखिरी संतान उर्मिला चरण को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई। सोचो, इतने संतान होने के बाद भी उनके पास सिर्फ एक संतान बची। संतानों की मृत्यु कवि के लिए कम हृदय विदारक नहीं थी। इस संबंध में महादेवी वर्मा कहती हैं, यदि, यहाँ से शुरू हो रहा है ये इनका वाला, यदि अपनी 9 संतानों को अपने हाथ से मिट्टी को लौटा देना पिता का दुख है, तो गुप्त जी दुख के इस समुद्र को तैर आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। मैथिली शरण गुप्त स्वयं कई बार बीमार पड़े। सन 1928 से 29 में उनकी स्थिति प्रोस्टेट ग्लैंड्स संबंधी रोग के कारण काफी नाजुक हो गई। गुप्त जी अप्रैल 1941 ईस्वी में गिरफ्तार किए गए थे और झांसी तथा आगरा के जेल में रखे गए थे। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर सन 1964 में हुआ था। मतलब 1964 में उनका निधन हो गया था। आज हम इतना ही पढ़ते हैं और अगले वीडियो में उनकी रचनाएं ट्रिक से कैसे याद करते हैं इसके बारे में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिए और इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगी जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट ही बातें मैं आपको इसमें बताऊंगी, ताकि आप छोटी-छोटी वीडियो देखकर अपने छोटे-छोटे नोट्स भी बनाना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सको। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती है हमको बार-बार भूल जाती हैं, इसके कारण अपने को बार-बार रिवाइज करो, बार-बार उसको रिवाइज करो और फिर तभी वो चीज़ें हमारे ध्यान में रहती है। जैसे उनका जन्म कब हुआ, उनके माता-पिता का नाम क्या था, उनके मित्र का नाम क्या था, उनकी कितनी शादियाँ हुई थी, वो कितने भाई थे। आजकल एनटीए कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना रहा है तो हर चीज को अपने को ध्यान में रखना और छोटा छोटा बनाना है। नोट्स बना के फिर उसको बार बार रिवीजन करना है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।